हे गाइस, इस संबंध विधि और आज हम बात करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। इस लेक्चर्स में हम वर्क की पूरी चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ लेक्चर में कंटिन्यू बने रहना और एक कंसंट्रेशन के साथ क्लास को जो है देखना, ठीक है। और जहाँ पे रहना वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा ना हो, मतलब ताकि आप कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर्स को देख के पाएँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। सबसे पहले आज हम स्टार्टिंग करेंगे वर्क की। वर्क क्या होता है? आप भी अपनी डेली लाइफ में वर्क वगैरह करते होंगे। जैसे आप पढ़ते हैं, एक काम है, खाना खाते हैं, एक काम है, घूमने जाते हैं, ये भी एक तरीका काम है। लेकिन फिजिक्स में जो काम को डिफाइन किया गया था, वर्क को डिफाइन किया गया है, वो किससे डिफाइन किया? अगर आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, कार्य वर्क इज टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। जहाँ पे वर्क किसके थ्रू आता था? फोर्स के थ्रू आता था। किस पर आता था? ब्लॉक पे आता था। तो वर्क जो है फोर्स के थ्रू ब्लॉक के ऑब्जेक्ट पर आता था। ओके, अब जैसे ही आप आगे की क्लासों में बढ़ें, तैसे ही ये जो डिफिनीशन थी फोर्स, वर्क इज टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें कुछ सुधार किया गया और वर्क को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया। और वर्क को कैसे डिफाइन किया गया? वर्क इज बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है क्या है? बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इससे पहले छोटी क्लासों में आपने क्या पढ़ा था? वर्क इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इस वर्ड को थोड़ा सा समझता, जैसे अगर हम इसे समझाना चाहें, वर्क इज टू फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस। ओके, क्लियर इतनी बात? इसे हम और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो वर्क इज टू क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, तो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक वेक्टर होते हैं, बात हमें पता है। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, यूनिट क्या होती है? यहां से आप देख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट जो हो सकती है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वर्क की न्यूटन मीटर, या इसी को बोला जाए जूल बोल सकते हैं, ठीक है। ए इसकी कौन सी यूनिट है? ये बेसिकली एसआई यूनिट है। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या हो सकती है? जरा ये बताना। सीजीएस यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन को सीजीएस में, न्यूटन की मतलब फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन सेंटीमीटर। अगर इसे बोले तो अर्ग बोल सकते हैं, ठीक है, जूल और अर्ग। इसमें हमने एक रिलेशन बताया था जूल और अर्ग में। क्या बताया था? एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता था? जरा ये बताना। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? एक जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। कितना? 10⁷ अर्ग के। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक की बात की वर्क के बारे में। जो बात अब हम वर्क हायर क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ी स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ेंगे, वो कुछ ऐसा पढ़ते हैं। यहाँ पे वर्क को हमने कैसे डिफाइन किया? वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अच्छा, ये बताओ पहले डॉट, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में। पहले बताओ डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको? नहीं आता है तो प्लीज से वेक्टर्स में देख लेना, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें चर्चा कर देते हैं, स्टैंडर्ड चर्चा कर लेते हैं। कौन सी स्टैंडर्ड चर्चा? जैसे देखो, W इज क्या हुआ? एफ एस कॉस थीटा।
जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो वर्क डन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, दैट्स मीन जिस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वर्क डन क्या होगा? F इंटू एस के बराबर होगा। ठीक है, एक स्पेशल केस अपने लोअर क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। एक कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो वर्क डन को हम फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। थर्ड चीज, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, मतलब फोर्स इधर होगा तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट इसके अपोजिट होगा, मतलब एंटी पैरेलल वाली कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आ भी जाना चाहिए। मतलब इस केस में हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन क्या होगा? माइनस एफ एस के बराबर होगा। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव है। यहाँ पे वर्क डन कैसा है? निगेटिव है। यहाँ पे वर्क डन 0 है। ठीक है, तो एक छोटी चर्चा थी किस पे? फोर्स इंटू एफ एस कॉस थीटा पे। जो आपके स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा हो आपने, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं भैया, जो फोर्स और फोर्स डॉट इसका वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का है? ब्लॉक मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है या कि ऑब्जेक्ट किसी पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट है? बेसिकली किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट है? तो चलिए इसे थोड़ी सी चर्चा इस पर और बढ़ाते हैं। और आप जान रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा वर्क इस डिस्प्लेसमेंट किसका है? ऑब्जेक्ट का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। अभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट किसका है। तो चलिए इतनी बातें आप नोट करो पहले। चलो, इस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझने के लिए हम तुम्हें कुछ चीज़ें समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक रॉड है, यहां पे हिंज की गई। क्या है? हिंज। ठीक है, रॉड के अगर रॉड L लेंथ की है और मास इसका M है। ठीक है, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। यहां पे एक हिंज फोर्स लग रहा है किसी डायरेक्शन में, चलो कहीं होगा, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं होगा हिंज फोर्स, अभी आगे आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हिंज है क्योंकि, तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा बैलेंस करने के लिए हिंज को। इधर क्या होगा? सपोज करो यहाँ F फोर्स हम अप्लाई करती हैं। ठीक है, F फोर्स हमने अप्लाई किया, तो बेसिकली ये क्या होगी? रॉड जो ऐसे है, अगर हम F फोर्स लगाएंगे तो इसे हम फाइनली रोटेट करवा के हमने कुछ इस तरीके से लाके रख दिया इसे। अब फोर्स F इस तरीके से लग रहा है, सेंटर mg फोर्स ऐसा है कुछ। ठीक है, तो यहां पे देखो F फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा था वो पॉइंट बेसिकली ये था, और वो अब यहां पे पहुंच गया है, मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ ए हुआ है। mg जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है वो भी अब यहां पहुंच गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट ए है। और हिंज फोर्स का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली 0 होगा। ठीक है, तो भैया अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है
तो F के साथ डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखें, F के साथ डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखें, क्योंकि यही इसी रॉड का दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, मतलब एक ही रॉड में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हम वर्क को कैलकुलेट करते टाइम लिखें, ये समस्या होगी ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं बेसिकली वो किसका लिखते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स जिस पॉइंट पे लगाया जाता है उसका हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो मतलब अगर हमें एफ फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट किसका लेंगे, इसका लेंगे, ए वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट कुछ हो, मतलब एल नॉट है सपोज करो, तो हम ए एल नॉट वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे हम W इक्वल्स टू एफ वेक्टर एफ डॉट एस में डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। क्लियर है बात। अच्छा, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया जाता है बेसिकली उस पॉइंट का क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, हम उसका वर्क डन कैलकुलेट करने टाइम हम उसका डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखते हैं एक बॉडी पे हो सकता है मल्टीपल फोर्स लग रहे हो। मल्टीपल फोर्स एक बॉडी पे लग सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो mg लग रहा है, F लग रहा है, हिंज फोर्स लग रहा है। तो जब मल्टीपल फोर्स लग रहे हो तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम थोड़ा सा उसे सीखते हैं। अब इसमें क्लियर हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा में, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसका होता है। ये बात समझ में आ गई। ऐसा तो नहीं एफ डॉट एस में आपको एस क्या है ये ना समझ में आया हो, एफ क्या हो ये बात ना समझ में आई। इससे पहले हो सकता है ये चीज़ें आपको क्लियर ना हो, लेकिन आज ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम देखते हैं अगर किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हो तब कैसे उसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल कराएंगे जो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट को हिला के रख देंगे अभी तक जो पढ़ के रखे हो। देखो भाई, सपोज करो एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा है m मास का। जनाब इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, एक F1 फोर्स इधर लगा दिया गया है, एक F2 फोर्स इधर लगा दिया गया है। ठीक है। फाइनली ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो जा रहा है कितना, x, या सपोज करो s हो जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एग्जिस्ट करेगा, इधर आएगा फ्रिक्शन कुछ। ठीक है। हमें इसमें बहुत सारे फोर्स दिख रहे हैं, तो अगर हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। हम डिफरेंट फोर्स के लिए जो इंडिविजुअल वर्क डन निकालेंगे, और हमें पता है वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसे डायरेक्टली ऐड कर लेंगे और नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक m kg पता चल जाएगा हमें। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सारे फोर्स का इंडिविजुअल वर्क डन निकालेंगे, मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल mg निकालेंगे, वर्क डन बाय F1 निकालेंगे, वर्क डन बाय F2 निकालेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे। और ये सारे वर्क डन को, क्योंकि सब जब वर्क डन निकालेंगे तो इस सब वर्क डन को हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, क्योंकि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या करेंगे, हम वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg, मतलब वर्क डन बाय फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F2 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे हम करके नेट वर्क डन ऑफ द ब्लॉक m kg कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। तो इंडिविजुअल वर्क डन हमें निकालना, मतलब मल्टीपल फोर्स लग रहे हो, वर्क डन ड्यू टू मल्टीपल फोर्स। अगर हमें मल्टीपल फोर्स किसी ब्लॉक पे दिख रहे हो तो सभी फोर्स का इंडिविजुअल वर्क डन निकालेंगे और उससे डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस ब्लॉक का नेट वर्क डन या उस ऑब्जेक्ट का नेट वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब सर कौन कौन से कैसे कॉन्सेप्ट आप मुझे बताने वाले थे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा भरोसा उठ जाता अपनी फिजिक्स पे जो पढ़ के रखे हैं। बिल्कुल आपको भरोसा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें बताने के बाद उठ जरूर जाएगा। तो चलिए हम उन एग्जाम्पल को लेते हैं। ओके, तो इसे नोट करें। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अभी अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को सीखते चलो। भैया चलिए, हमारे पास अपना क्या है, हमारा रामलाल है प्यारा सा। क्या सर, ये रामलाल को कैसी शक्ल दे रहे हो आप? रामलाल की भावना समझो, कह क्या रहा है। रामलाल बेसिकली चल रहा है इधर, फाइनली इनिशियल पॉइंट इसका ये था, चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया। रामलाल का मास ले लो mkg है, ठीक है। तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बेसिकली आपको पता होगा mg डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ m। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है भैया, फ्रिक्शन पे इस पर चर्चा करो थोड़ी सी, क्योंकि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा, 0। mg और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन 0। क्लियर है? और तीसरी बात वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो ये देखो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो जैसे ही ब्लॉक ए वाला ऊपर उठाया है, जैसे ही ब्लॉक रखेगा आप आगे, इस ब्लॉक से मतलब पीछे वाले ब्लॉक से धरती माता को पीछे ढकेलेगा, और धरती माता को जब पीछे ढकेलेगा तो धरती माता पीछे थोड़ी ना जाना चाहेंगी, इसे रोकना चाहेंगी। तो रोकने के लिए वो फ्रिक्शन को आगे लगवा देंगी। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे लग जाएगा। समस्या लेकिन ये है, जब इस पर फ्रिक्शन आगे लगा तो इस ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ये फ्रिक्शन इस पे आगे तो लग गया, लेकिन ये अपना ब्लॉक ऊपर उठाया। हाँ, क्या हुआ, जैसे कोई जब रामलाल चलेगा, थोड़ी सी सीन हम आपको बताते हैं, जरा देखना। यहाँ पे है उसका एक पैर है, एक पैर है। देखो ऐसा उठा हुआ है, जब ये पैर वो नीचे रखेगा तब तक इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, इस समय फ्रिक्शन आगे लग रहा है, लेकिन पैर इसका ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये है कि फ्रिक्शन जब तक लग रहा था तब तक बेसिकली इसमें डिस्प्लेसमेंट आया ही नहीं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे सोचो, तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इस पॉइंट का जब फ्रिक्शन लग रहा था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, जब फ्रिक्शन लग रहा था डिस्प्लेसमेंट लग रहा था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। अगर ऐसा था तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। मैक्सिमम बच्चे ये बताएंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ से हमने देख लिया, आपको बताया कि जब आप चलते हो ज़मीन पे तो ना तो वर्क डन आपके mg की वजह से आया, ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, और ना ही किसकी वजह से आया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आया। तो मतलब जब आप चलते हो, जिसे मानते हो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि आप काम कर रहे हो, जबकि रियलिटी ये है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, फिजिक्स कहती है आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप कोई मैकेनिकल वर्क को डिफाइन करते, तो फिजिक्स के कहने का मतलब है भैया आप कोई मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है,
अच्छा, मे भी आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल प्यारा सा। अगला एग्जाम्पल ले, आप सोचना, जब आप छत पे जाते हो सीढ़ियों के सहारे, ठीक है, जब सीढ़ियों के सहारे अपने छत पे जाते हो तो क्या करते हो आप? करते हो एक पैर अपना उठा के आगे वाली सीढ़ी पे रखते हो और दूसरे पैर से सीढ़ी को प्रेस करते हो तेजी से, फिर उसे उठाते हो, फिर जो बचा वाला पैर है उस पर अपना पोस्ट लगा के प्रेस करते हो। कहने का सेंस ये है कि आप एक पैर पे नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करते हो और प्लस आप कुछ हाइट ऊपर भी जाते हो। तो क्या वर्क डन बाय, जैसे कोई व्यक्ति हो, अगर ये सीढ़ी है, मैं तुम्हें आप समझा देता हूँ, अब यहाँ तक बता ही दिया हूँ तो इस बात को भी आपको समझा ही देता हूँ। सपोज करो रामलाल ही अपना जा रहा है, इस पे h हाइट ऊपर पहुँच जाता है सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा? देखो ऐसे कुछ चढ़ेगा, लेकिन सोचो जब नॉर्मल रिएक्शन ये लगाया क्या होगा? एक पैर उठाएगा और दूसरे पैर को दबाएगा, क्योंकि जब इसका एक पैर उठ जाएगा सारा फोर्स इसका एक ही पैर बैलेंस कर रहा होगा। उस समय mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन तो लग रही, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे जहां नॉर्मल रिएक्शन लग रही, मतलब इस पैर का वो डिस्प्लेसमेंट कराएगा, मतलब जैसे ही इसे ऊपर उठाएगा तुरंत इसकी नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ये नॉर्मल रिएक्शन तब लगती है भैया जब कंटैक्ट हो, जैसे इसका कंटैक्ट खत्म नॉर्मल रिएक्शन जीरो। तो भैया वर्क डन बाई, यहां से ये हाइट ऊपर तो चला गया, लेकिन वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? जीरो हो गया। आई थिंक आपको ये बात यहां से आज क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी रिप्लाई करता हूं, ऐसा नहीं है हम उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो इतना नोट करो। अब जितने भी वर्क डन के कॉन्सेप्ट थे आई थिंक हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी वर्क डन के कॉन्सेप्ट थे भैया हम क्या कर चुके हैं? उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या डिस्कस करना है? अब हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चंस। जो हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड मिलते हैं, बेसिकली 3 फॉर्मेट में मिलते हैं। एक हमें बोल देगा वर्क डन कैलकुलेट करें कांस्टेंट फोर्स का, कांस्टेंट फोर्स का हमें वर्क डन कैलकुलेट करने को बोलेगा। एक हमें वेरिएबल फोर्स देके वर्क डन कैलकुलेट करने के बोल देगा। तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ग्राफ देख के वर्क डन कैलकुलेट करने को बोल देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यहां पे फोर्स कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, फोर्स वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है, फोर्स की वेरिएबल यहां पे हम नहीं लेंगे। ओके, तो चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ अच्छे अच्छे, ताकि इसकी फीलिंग आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन, दो केजी का ब्लॉक था भाई साहब, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का था, डिस्प्लेसमेंट सपोज करो 5 मीटर का हो गया। कैलकुलेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। हमें इन तीनों फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। भैया इस पे जरा ये बताना है mg कहाँ लग रहा है? नीचे, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स नीचे। इसका कंपोनेंट करो 20 cos
37, 20 cos 37 की वैल्यू 4/5, मतलब 20 इंटू 4/5 अगर देखोगे तो कितना मिलेगा, 16 न्यूटन। इधर क्या आया, 20 साइन 37 मतलब 3/5, अगर इधर देखोगे तो 12 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ओवर एक्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा भैया, 20 - 12 बराबर 8 न्यूटन की क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैंने नॉर्मल रिएक्शन तो कैलकुलेट कर दिया, लेकिन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 90 डिग्री है। सो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, 8 डिस्प्लेसमेंट इंटू 5 cos 90, मतलब 0 आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन 0 आ जाएगा। यही कहानी सेम वर्क डन बाई mg ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लगा सकते हो। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वर्क डन mg लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 20 न्यूटन की ना, 20 इंटू 5 इंटू cos 90 डिग्री, मतलब ये भी 0 आ गया। ये भी वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आ गया। जनाब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स का जो साइन ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स के, इसके लिए तो वर्क डन 0 ही आएगा। केवल और केवल हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्क डन मिलेगा जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो और वही नेट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के बराबर भी होगा, क्योंकि इससे वर्क डन 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस इधर से जो वर्क डन आ रहा है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ठीक है, चाहे ऐसा करो चाहे हम तुम्हें बता देते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना करा रहा है 5, एंगल कितना है cos 37। इधर से जब भैया आप सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, 80 न्यूटन क्या आएगा, सॉरी 80 जूल आएगा अपना वर्क डन। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा, 80 जूल। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, क्वेश्चन कौन सा है देखिए, एक्स वाई, एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है बेसिकली। ये पोजीशन जो है कौन सी है पता है आपको, 1, 2, 4। ये इनिशियल पोजीशन है ब्लॉक जहाँ पे रखा है। इस पर फोर्स लगता है 4i + 6j + 2k कैप का, इस पर क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। उसके बाद इस ब्लॉक में क्या आ जाता है, पोजीशन में चेंज आता है और ब्लॉक फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और जब इस पर ये फोर्स अप्लाइड होता है तो ब्लॉक की पोजीशन में चेंज आता है और ब्लॉक कहाँ पहुँच जाता है, 2, 4, 5 पे। ये इसकी फाइनल पोजीशन होती है। ये इसकी कौन सी है, फाइनल पोजीशन है ब्लॉक की। हमें बताता है कैलकुलेट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स।
हमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो AF फोर्स लगा, जिसकी वजह से वर्क डन एक ब्लॉक की पोजीशन में चेंज आया, इसकी वजह से क्या वर्क डन, इस एक्सटर्नल फोर्स का क्या वर्क डन होगा उसे हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो, वेक्टर क्लियर हो, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। बट अगर आपको वेक्टर नहीं क्लियर है ना, तो ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है भैया, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का क्या होगा, क्योंकि हमें वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स तो हमें गिवन है, मान लो क्या है 4i 6j + 2k, ये हमें फोर्स गिवन है। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं दिया है। तो हमें पता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ए था, फाइनल पोजीशन वेक्टर ए हो गया, तो चेंज जो पोजीशन वेक्टर में आएगा ये ही आएगा, ये आएगा बेसिकली डेल्टा आर वेक्टर, चेंज इन पोजीशन। इसे हम मानते हैं आर इनिशियल और इस वेक्टर को मान लेते हैं आर फाइनल वेक्टर। देखो क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम क्या उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं? जी बिल्कुल सर बता सकते हैं, अगर आपको इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर इसका इनिशियल पोजीशन के ब्लॉक की जो इनिशियल पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 4, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1i + 2j + 4k कैप, यही तो होगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल किस पोजीशन पे पहुंचा दिया जाता है, फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 4 5, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i + 4j + 5k कैप। क्योंकि हमें पता है डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर होता है भैया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के। तो क्या हम डेल्टा आर वेक्टर इसकी मदद से निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आएगा, इसमें से फाइनल में से माइनस, मतलब आई में से आई वाला कंपोनेंट माइनस होता है, तो मुझे पता ही है वेक्टर को माइनस करना पता है ना, उसमें आई से आई का वाला घटेगा, जे से जे वाला घटेगा, के से के वाला घटेगा। तो मतलब क्या आ जाएगा, 1i + 2j + 1k कैप आ जाएगा क्या, डेल्टा आर वेक्टर, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ए डेल्टा आर वेक्टर ही किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होगा। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करने टाइम किस चीज़ का यूज़ करते थे, वर्क डन के लिए हम यूज़ करते थे वेक्टर फोर्स डॉट किसका लेते थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। देखो यहाँ पे जो डेल्टा आर वेक्टर है यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होगा, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। चेंज इन पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। ये आप अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमसे पढ़े हो तो वहाँ पे भी हमने चर्चा की थे। तो चलिए अब डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। फोर्स कितना गिवन है हमारे पास, फोर्स है 4i + 6j + 2k कैप, ये क्या है, फोर्स है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, डेल्टा आर वेक्टर के साथ, मतलब i कैप + 2j कैप + k कैप, 1 लगाओ या ना लगाओ वो बात एक ही होती है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या करते थे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, क्योंकि i डॉट j जब करते हैं तो 0 हो जाता है, j डॉट i करोगे तो 0 हो जाएगा, i डॉट k करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू आएगी वर्क की वो क्या आएगी, बेसिकली इसका आई वाले कंपोनेंट का आई वाला जो मैग्नीट्यूड होगा उस आई वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 + 12 + 2। पता नहीं आपको ये डॉट प्रोडक्ट लेना आता भी है या नहीं, तो कितना आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 18 जूल आ जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द पोजीशन 1, 2, 4 2, 4, 5 इज 18 जूल। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा 1, 2, 4 से लेके ब्लॉक को 2, 4, 5 तक पहुंचाने के लिए जो कार्य करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, 18 जूल का। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में दिखेंगे ऐसी उम्मीद कम रहती है, बट हाँ किसी अदर चीज़ चैप्टर के साथ रिलेट करके ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे अभी आपको क्या दे दिया जाए, इसी में
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेट की जा सकती है। दो चार्ज का पोजीशन गिवन हो सकता है, इसे एक यहाँ से ले जाकर दूसरी यहाँ रखा जाता है, तो आपसे बोले भैया वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए मैकेनिक्स आना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मैकेनिक्स फील्ड जब तक अच्छे से नहीं आएगी तब तक आगे के चैप्टर अच्छे होंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो चलो इसे नोट करो, आगे और डिस्कशन करते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, चलो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत प्यारा है। उम्मीद करते हैं आप सब इस क्वेश्चन को करोगे जरूर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, जो इंक्लाइन सरफेस है इसकी लेंथ बेसिकली कितनी है, एल है। यहाँ पे m मास का एक ब्लॉक रखा है, कितने मास का, m kg मास का एक ब्लॉक रखा है। ओके, ब्लॉक बेसिकली नीचे इंक्लाइन सरफेस पे नीचे की तरफ आएगा, आपको पता ही होगा। तो हमें क्या बताना है, वर्क डन y नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कैलकुलेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अच्छा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा भैया, नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगी पहले ये बताओ भाई। mg तो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, हमें ये बात समझ में आती है। ये किसकी डायरेक्शन है, ये बेसिकली है mg की। ए एंगल 90, ए एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ए 90 माइनस थीटा हो गया, तो ए एंगल कितना हो जाएगा थीटा। एम जी का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा। एम जी का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी साइन थीटा। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एम जी कॉस थीटा। सबसे पहला काम हम वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो n है, डिस्प्लेसमेंट l हो रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल l इधर n ऊपर 90 डिग्री, तो cos 90। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया भाई, 0 आ गया। नॉर्मल रिएक्शन थी बट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इसलिए 0 आया क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन सरफेस हो रहा था, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस थी, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या हो जाएगा 0, फिर 0 नहीं 90 डिग्री, देन cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। भैया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, फोर्स कितना है mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है l हो रहा है। एंगल बिटवीन किसके बीच का है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा,
mgl साइन थीटा। क्या आ जाएगी भैया? भैया mgl साइन थीटा। करने का इसे एक और तरीका था, हमें पता था एक कंपोनेंट mg का परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस था, इसकी वजह से जो वर्क डन आता 0 हुआ था। दूसरा अलोंग द इंक्लाइन सरफेस था, इसकी वजह से जो वर्क डन आता है mg साइन थीटा इंटू एल के बराबर आता। तो नेट वर्क डन mg बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg एल साइन थीटा प्लस 0 के बराबर आता। चाहे दोनों का कंपोनेंट करके अलग अलग वर्क डन निकाल के ऐड कर लो, या फिर एंगल बिटवीन पता है डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो हम उसे डायरेक्टली अप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसे नोट करो, फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसे आप नोट भी कर लिए होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ से एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट भी निकल के आएगा। तो प्लीज़ दोनों चीज़ समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये अपना रामलाल है, ये हमेशा यहीं रहता ही है। कहाँ पे है? ग्राउंड पे होगा। ग्राउंड कहने मतलब है रेस्ट पे है, ठीक है। एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है, यहाँ जो ये लिफ्ट है ये v वेलोसिटी से क्या जा रही है, v एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। इस लिफ्ट के अंदर कौन होगी बताओ, अपने हिसाब से सोच के, अपनी प्यारी सी सोच का परिचय दो। ये होगी अपनी सुंदर कन्या, और यहाँ ब्लॉक MKZ रखा हुआ है। जनाब, जो रामलाल जब इस ब्लॉक को देखेगा, एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, रामलाल को भी ब्लॉक दिख रहा है उसे, तो रामलाल जब इस MKZ ब्लॉक को देखेगा तो क्या देखेगा कि लिफ्ट भी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और ब्लॉक M भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। लेकिन सुंदर कन्या जो कि इस लिफ्ट के अंदर है, वो जब इस ब्लॉक को देखेगी तो उसे ब्लॉक किस पे दिखाई देगा? रेस्ट पे दिखाई देता है, क्योंकि जब आप जिस फ्रेम पे बैठ जाते हो बेसिकली उसे किस पे मान लेते हो? रेस्ट पे। जिस इधर हमारा ऑब्जर्वर बैठ जाता है उसे बेसिकली रेस्ट पे मान लेता हो। तो जब इस पे सुंदर कन्या मतलब हमारा ऑब्जर्वर अब सुंदर कन्या हो गई, और जो कि इस लिफ्ट पे है, ब्लॉक भी इस लिफ्ट पे है, तो क्या ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में कोई मोशन कर रहा है? नहीं। तो इसे क्या दिखेगी? ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, मतलब ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। लेकिन इसे दिखेगा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट the work done by gravitational force after time t with respect to Ramlal. Calculate work done of block MKZ by gravitational force after time t with respect to Ramlal and with respect and also calculate work done of block MKZ by gravitational force after time t
विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सुंदर कन्या, दोनों के रिस्पेक्ट में टी टाइम बाद ब्लॉक एम के जी का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन बताना है। क्वेश्चन ही है हमारा। एक ब्लॉक है, एलिवेटर में ऐसे जा रहा है, सुंदर कन्या इस लिफ्ट में है और ब्लॉक रामलाल बाहर है। दोनों को आप इस ब्लॉक का वर्क डन बताना है टी टाइम बाद, एक बार रामलाल के रिस्पेक्ट में और एक बार सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में, और कौन से फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आप पढ़ सकते हैं कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ ब्लॉक एम के जी बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल एंड आल्सो कैलकुलेट वर्क डन बाई ऑफ ब्लॉक एम के जी बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या। सबसे पहले हम देखते हैं सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टी टाइम बाद ब्लॉक कहां दिखेगा सुंदर कन्या को, वही उसकी पोजीशन, मतलब आफ्टर टी टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या क्या होगा, 0। आफ्टर टी टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एम के जी विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या क्या होगा, 0। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सुंदर कन्या क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट 0.0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या क्या आया, भाई साहब 0 आया। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन एम के जी ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या क्या आया, 0 आया, ठीक है। अब यही वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड, मतलब रामलाल के रिस्पेक्ट में। क्या इसे इरेज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, आई थिंक इसे नोट कर ही लिए होगे। ओके, तो देखो अब आफ्टर टी टाइम बाद इससे डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा एम के जी का, आफ्टर टी टाइम बाद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एम के जी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रामलाल, क्या दिखेगा, टी टाइम बाद कुछ सपोज करो एक्स डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, वो एक्स किसके बराबर होगा, v इंटू टी, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना यार, वी टी के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एम जी कहां एक्ट करेगा, मान लो एलिवेटर कुछ टाइम बाद यहां पे पहुंच गई, तो इस पे जो ब्लॉक है उस पे mg अब भी नीचे ही एक्ट करेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ऊपर हुआ, मतलब एंगल बिटवीन जो थीटा है कितना होगा, 180 डिग्री होगा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और mg नीचे एक्ट कर रहा है। तो रामलाल के रिस्पेक्ट में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल क्या आएगा भाई, फोर्स कितना है, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट वी टी इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 180। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम जी वी टी किसके रिस्पेक्ट में आया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। हमने एक ही फोर्स का वर्क डन निकाला जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ही ब्लॉक पे निकाला, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और वर्क डन की वैल्यू दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए एक ही फोर्स के लिए एक ही ब्लॉक पे अलग अलग आई। इसका मतलब ये है जो हमारा वर्क डन होता है वो कैसी क्वांटिटी है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो नोट बनाना और लिख देना लास्ट पॉइंट, इसके नीचे इस क्वेश्चन के बाद नोट्स बनाना और उसके नीचे लिखना वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा वेरिएबल फोर्स का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे और कहानी डिस्कस करते हैं।
एक ट्रक है, क्या सर इसके पहिए हैं, ये पहिए वाली ट्रक, वाओ लाजवाब शानदार। वी कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, एम के जी का, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखे होगे। तो एम के जी का, एम के जी ऐसे ना लिखूं, एम के जी का एक ब्लॉक है, ठीक है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इस ब्लॉक और सरफेस के बीच म्यू है, ठीक है। इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, कैसा है, इज एट रेस्ट with respect to with, then calculate the work done of friction force with respect to ground आफ्टर टाइम टी। क्योंकि अगर ब्लॉक किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में रुका होगा, तो अगर आप इस ट्रक पे जाके बैठ के देखोगे तो ब्लॉक में कोई मोशन ही नहीं दिखेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा। तो चाहे फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालोगे जीरो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन निकालोगे जीरो आएगा, एमजी की वजह से जो वर्क डन आएगा जीरो, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं तो वर्क डन ही कैसे आएगा। लेकिन जब आप नीचे खड़े रहोगे, ग्राउंड से देखोगे, तो आपको भी वेलोसिटी से ब्लॉक आगे जाता दिखेगा। मतलब ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखेगा, ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट आपको आगे की तरफ, कितनी डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर टी टाइम बाद लगेगा ब्लॉक कहाँ चला गया है, वी डिस्टेंस आगे चला गया, ठीक है। और हमें एक बात पता है फ्रिक्शन कैसे लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक, इसमें एमजी कैसे एक्ट करेगा, ये एम जी एक्ट कर रहा है, ये एंगल देखोगे तो थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, ये कौन सा आएगा कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा। अलोंग द सरफेस एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अगर ये बैलेंस किए हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहा होगा, बताओ। अगर ये फोर्स दोनों, अगर ब्लॉक चल नहीं रहा है तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहा होगा, एम जी साइन थीटा के, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, ओके, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन देखो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बताओ कितना है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन, डिस्प्लेसमेंट ए हो रहा है, मतलब हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें एंगल ए वाला चाहिए, जरा देखना तो, ए एंगल हमें चाहिए। अच्छा ये बताओ, हमें ये बताओ, ये बात पता है हमें कि नहीं, एम जी और वी टी ये परपेंडिकुलर है, नहीं। अगर ये बात भी नहीं पता तुम्हें, कोई बात नहीं, हमें गिवन थोड़ी ना था सर वी टी, देखो आप देख नहीं पा रहे हो, बाकी बहुत इजी कहानी है। देखो ए एंगल थीटा है तो ए एंगल थीटा आ जाएगा, हाँ सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि ए वाला वी टी के परपेंडिकुलर है,
मतलब ए जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है mg के क्रॉस, ये vt के परपेंडिकुलर है, ए कितना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बच जाएगा थीटा। अगर एंगल थीटा बच गया तो vt और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में देखो, फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट कर रहा है जनाब और vt कुछ इधर एक्ट कर रहा है, vt मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर हो रहा है, ए एंगल हमें पता है थीटा है और हमें चाहिए ए वाला एंगल, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल? हाँ सर लिख सकते हो। तो फोर्स हमें फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना पता है vt पता है, डिस्प्लेसमेंट vt पता है। अब भैया और एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स थीटा कितना पता है, एंगल हमें कितना है 180 माइनस थीटा पता है। तो भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, mg साइन थीटा इंटू vt इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो माइनस mg सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा के, माइनस mg vt साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस mg vt साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स आया। अब आपको थीटा की वैल्यू किस गिवन हो सकती है, ठीक है, तब फ्रिक्शन वगैरह कैलकुलेट करना आता होगा, बेसिस से फ्रिक्शन कैलकुलेट करना हमने सिखाया था, एंगल ऑफ रिपोज की कहानी। म्यू mg साइन थीटा कब होगा, जब tan इनवर्स म्यू के बराबर हो, जब tan थीटा इक्वल्स टू म्यू के बराबर आ जाता है, मतलब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जब गिवन हो उसके बराबर, मतलब एंगल ऑफ रिपोज वाली कहानी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है म्यू mg cos थीटा एक्ट करता है, अदरवाइज उससे कम एंगल है तो फिर mg sin थीटा, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, तो ब्लॉक रुका नहीं रहता है। ओके क्लियर है इतनी बात? तो मे भी ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे की कहानी जो हमारी होने वाली है वो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स की है, ठीक है, और वर्क डन ड्यू टू ग्राफ की है। तो वो कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्राफ, और सेकेंड चीज़ हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसी के साथ चलते हैं। लेकिन एक बात और कहते हैं आपको कि प्लीज़ चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लिया करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहा करे, आपको डाउट हुआ करो तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से मुझे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आती है आप बताओ, मैं उसे उसका सलूशन आपको दूंगा। तो यार इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।